बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैज़ान गुराया। हमारा आज का लेक्चर प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो एलएमएस में आए थे एसीसी 501 के हवाले से उस पर है। 43 क्वेश्चंस को हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम इसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वाइंड अप करने की। वो कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट द पेबल टर्नओवर एंड पेबल पीरियड ऑफ कंपनी फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इन्वेंटरी बिगिनिंग एंडिंग है, अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग एंडिंग है और अकाउंट्स पेबल बिगिनिंग एंडिंग है। इनकी एवरेजेस गिवन है। इनकम स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन इन रुपीज, नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। सोल्यूशन है पेबल टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्लैश एवरेज पेबल्स। हमने एवरेज पहले ही मालूम कर ली थी, तो हमने पेबल टर्नओवर के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एवरेज पेबल डिवाइड किया तो हमारा 10 टाइम्स निकल आया। पेबल पीरियड के लिए फॉर्मूला होता है 365 ओवर पेबल टर्नओवर। तो 365 को 10 पे डिवाइड किया तो अप्रोक्सीमेटली 37 डेज में हमारी हम पेमेंट करते हैं अपने पेबल्स को। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है, इफ अ कंपनी इन्वेंट्री पीरियड इज 107 डेज, रिसीवेबल टर्नओवर इज 8.69 डेज, व्हाट विल द कंपनी फर्म्स रिसीवेबल पीरियड एंड ओपनिंग ऑपरेटिंग साइकिल। अज्यूम ईयर 365 डेज। सबसे पहले तो हम रिसीवेबल पीरियड के लिए 365 डेज को रिसीवेबल टर्नओवर से डिवाइड करेंगे तो 42 डेज निकला है। ऑपरेटिंग साइकिल में इन्वेंट्री पीरियड प्लस रिसीवेबल पीरियड ऐड करेंगे तो ऑपरेटिंग साइकिल निकल आता है, वो 149 डेज निकल आया। कैलकुलेट द कंपनीज ऑपरेटिंग साइकिल एंड कैश साइकिल फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्न पीरियड एंड रिसीवेबल पीरियड। और जो कैश साइकिल का फार्मूला है उसमें हम इन्वेंट्री पीरियड रिसीवेबल पीरियड के मजमूए को जो जमा करते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है उसमें से हम पेबल पीरियड माइनस कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास टर्नओवर वैल्यूज दी हैं, तो पहले हम इनके पेबल पीरियड्स फाइंड करेंगे 365 डेज एज्यूम करके। तो हमने इन्वेंट्री पीरियड का पेबल पीरियड निकाला, इन्वेंट्री पीरियड निकाला 52 डेज, रिसीवेबल पीरियड निकाला 17 डेज एंड पेबल पीरियड निकाला 46 डेज अप्रोक्सीमेटली। तो ऑपरेटिंग साइकिल में दोनों को जमा किया तो 60-70 डेज अप्रोक्सीमेटली आ गया। और इसी में से जब हमने पेबल पीरियड माइनस किया तो 24 डेज आ गया। ये रोंडा वैल्यूज में लिखिएगा, ज़्यादा बेहतर है। फिर कंपनी हैज रिसीवेबल पीरियड। अच्छा, एक और बात पीछे देख लें, मैंने सिर्फ आंसर का कहा, राउंड ऑफ वैल्यू में निकलेगा, पिछली वैल्यूज नहीं मैंने कहा, क्योंकि पिछली वैल्यूज कैलकुलेट हो रही हैं। अगर आप पिछली भी राउंड ऑफ कर देंगे तो आंसर आपका मैनिपुलेट हो जाएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 47 पे आएंगे। अ कंपनी हैज रिसीवेबल पीरियड 19.8 days and payable period 30 days. The cost of goods sold 2 lakh and average inventory 4,50,000. Calculate the company's operating cycle. अब हमें सबसे पहले तो यहाँ पे इन्वेंट्री पीरियड निकालना है और इन्वेंट्री पीरियड के लिए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंट्री से और फिर उसको 365 डेज से डिवाइड करके हम अपना इन्वेंट्री पीरियड निकालेंगे। पहले तो ये 4 टाइम्स आया, 4.44 टाइम्स। फिर इसको जब 365 पर डिवाइड किया तो ये 82.2 डेज आ गए। ऑपरेटिंग साइकिल में दोनों को जो कि ऐड करना था तो ये 1 और 2 डेज आ गए हमारे ऑपरेटिंग साइकिल के। कैश साइकिल में से हमने पेबल पीरियड माइनस करना है तो वो 30 डेज माइनस किए तो 72 डेज हमारा कैश साइकिल आ गया। जी, नेक्स्ट है जी, एबीसी कंपनी हैज फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैश बजट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, बिगिनिंग रिसीवेबल, सेल्स और कैश कलेक्शन। ये हमारा जी बजट है। एंडिंग रिसीवेबल्स भी गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ब्लैंक 1, 2 एंड 3। ओके जी, तो सोल्यूशन में आते हैं। देखें जी, बिगिनिंग रिसीवेबल्स 1500 के, एंडिंग रिसीवेबल्स गिवन नहीं है, लेकिन सेल्स हमारी 5700 की हैं। इसमें से ये दोनों जमा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7200। इसमें से 6000 माइनस किया तो हमारे पास 1200 के एंडिंग रिसीवेबल आ गए। ये ऊपर चले गए, तो इसका मतलब हम ना भी कैलकुलेट करते तो 1200 ये हमारा यहाँ पे आ जाता है। इस तरह ये 2200 हमारा सीधा यहाँ पे आ जाता है। सिर्फ हमें ये कैलकुलेट करना है 1700, तो इन दोनों को जमा करके 8300 माइनस करें तो 1700 हमारा आंसर आ जाता है। वैसे कैसे कैसे आया मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 49 है, एबीसी कंपनी हैज फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इस फोरकास्टेड सेल्स। सेल है मंथ 1 में 6700, 7900 और 9100 इन प्रोसीडिंग मंथ्स।
व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैश कलेक्शन इन मंथ 2 एंड मंथ 3? देखिए जी, उसने कैश कलेक्शन पॉलिसी में कहा कि 1/3 इन द मंथ ऑफ सेल्स, जिस सेल में हुई है हाफ पेमेंट, तीसरा हिस्सा पेमेंट उसी साल में महीने होती है, और 2 हिस्से पेमेंट नेक्स्ट मंथ होती है। अब देखें, मंथ 1 की तीसरा सा पेमेंट इसी मंथ में हुई है और 2 हिस्से पेमेंट इस मंथ में हुई है। मंथ 2 की तीसरा सा पेमेंट इसी मंथ में हुई है, 2 हिस्से पेमेंट इस मंथ में हुई है। सवाल उसका है मंथ 2 और 3 कैलकुलेट करें। तो मंथ 2 में पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे इसी मंथ की, 7900 का 1/3 लेंगे तो 2633 आ जाएगा। और मंथ 1 जो है, पिछले मंथ जो है 6700 का 2/3 लेंगे तो ये 4467 आ जाएगा, यानी कि 7100 की हमारी इस मंथ 2 की कलेक्शन है, कैश कलेक्शन। मंथ थ्री का 9100 को 1/3 लेंगे और 7900 को 2/3 लेंगे तो ये आ जाएगा 8300 मंथ 3 की हमारी कैश कलेक्शन। जी, क्वेश्चन नंबर 50 जो है, रिगार्डिंग कैश बजट अ कंपनी हैज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: एंडिंग कैश बैलेंस 3500, नेट कैश इनफ्लो 6900, टोटल कैश डिस्पोजल 7300। तो कहता है जी, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैश बैलेंस फॉर द कंपनी। तो ओपनिंग कैश में एंडिंग में से नेट कैश फ्लो इनफ्लो माइनस कर देंगे और टोटल कैश डिस्बर्समेंट ऐड कर देंगे, यानी कि एंडिंग में टोटल कैश डिस्बर्समेंट ऐड करें और नेट कैश इनफ्लो माइनस करें तो आपका एंडिंग बैलेंस निकल आता है, सॉरी ओपनिंग बैलेंस निकल आता है कैश। ठीक है, कैश का ये गलत लिखा हुआ है, ये दोनों ओपनिंग बैलेंसेस है। हम इसको कट कर देते हैं यहाँ से, यहीं से। ये भी ओपनिंग है और ये भी ओपनिंग है। ओके जी, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 में वो हमें कह रहा है, रिगार्डिंग द कैश बजट ऑफ ए कंपनी हैज फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: एंडिंग कैश बैलेंस, नेट कैश इनफ्लो, कैश डिस्बर्समेंट। सेम क्वेश्चन 51 भी यही है। ठीक है, तो 52 पे आएंगे, अ कंपनी हैज फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बुक बैलेंस एज कैश ट्रांजेक्शन: बुक बैलेंस 10,000, डिपॉजिट चेक 3,000, राइट अ चेक टू मेक पेमेंट 1,500। व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट फ्लोट ऑफ कंपनी। नेट फ्लोट होता है डिस्पर्समेंट फ्लोट प्लस कलेक्शन फ्लोट। तो डिस्पर्समेंट उसने कितनी की, पर्समेंट 1500 की, और कलेक्शन उसने कितनी की, डिपॉजिट हुआ 3,000। तो चूंकि वो नेगेटिव में आएगा तो हमारी नेट फ्लोट जो है वो 1500 नेगेटिव वैल्यू आएगी। मिस्टर अब्लाल प्लेस्ड एन ऑर्डर। अच्छा, मैं बता दूं माइनस में क्यों है, क्योंकि कलेक्शन में से डिस्पर्समेंट माइनस होनी थी। सीधा ये असल चीज है, जितनी कलेक्शन हुई है उसमें से डिस्पर्समेंट होनी है ना। तो 3,000 की कलेक्शन हुई है, 1500 की डिस्पर्समेंट हुई है, तो 1500 हमारा नेट फ्लोट आ गया। मिस्टर अब्रार प्लेस एन ऑर्डर ऑफ अमाउंट टू ₹45,000 इन अगस्त 1st and supplier gives the credit terms 310 net 30. How much amount he must pay if the payment is made in August 9 and August 11? देखिए जी, 310 नेट 30 है, तो अगस्त 1st को ये ट्रांजेक्शन हुई है तो अगस्त 11 तक सेम वैल्यू होगी। 15,000 का क्रेडिट अमाउंट है, 310 नेट 30, नेट 45 है, सॉरी। अच्छा, नेट 30 उसने 45 लिख दिया, कमाल करता है इस क्वेश्चन में भी। डिस्काउंट अमाउंट हमारी 3% होनी है तो वो 1350 हो गई है। अब कैश अमाउंट 11 अगस्त को हो या 9 अगस्त को हो, दोनों सूरतों में हमारी अमाउंट जो पे होनी है वो 43,650 होनी है। और अगर 15 अगस्त आ जाती है, अच्छा इसका मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है, सोल्यूशन डिफरेंट है। तो हम सोल्यूशन के मुताबिक चलें तो यहाँ पे 45 आएगा, हम सोल्यूशन के मुताबिक कर लेते हैं। यहाँ पे 45 आएगा स्टूडेंट्स, ये अगस्त 11 आएगा, अगला 11 है तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, इस ऑप्शन के 11 अगस्त को उसने कहा 1350 का डिस्काउंट मिल जाएगा तो 43,000 43,650 पे करना पड़ेगा। और अगस्त 15 को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो पूरे को पूरा 45,000 ही पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन 54 है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कंपनी। एनुअल सेल्स रिक्वायर्ड 50,000, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर 2, फिक्स कॉस्ट पर ऑर्डर 60 है। ये 41 से ऑनवर्ड लेसन के हैं।
मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि जब लेसन अगर तो आपके अप टू 40 हैं तो फिर आप 53 तक ही अपने आप को स्टे रखेंगे। बल्कि मेरा ख्याल है ये भी लेसन 41 से ऑनवर्ड है, आप इससे भी प्रीवियस रहेंगे। आप सिर्फ रहेंगे, चलें इसको देख लीजिएगा कहाँ तक हैं आपके। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 51, 52, 53 जो है ये लेसन 41 से ऑनवर्ड के क्वेश्चन है। नहीं खैर, हम सारे डिस्कस कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, ताकि हमें कोई नई वीडियो सेपरेट ना बनानी पड़े। Following information has been extracted from the books of company. Annual sales requirement 50,000 units. Carrying cost 2 है, फिक्स कॉस्ट ये है। EOQ फाइंड करना है, तो EOQ का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एनुअल सेल्स मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट। तो जब हमने टू एनुअल सेल्स हमारी 50,000 ऊपर की, उन्होंने कैरिंग कॉस्ट 60 है और सॉरी फिक्स ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी 60 है और कैरिंग कॉस्ट 2 है। तो एक ऑर्डर में 1732 यूनिट्स जो है हम सप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट में उसने दिया है कि एनुअल सेल्स भी दी थी, ईओक्यू दिया, कैरिंग कॉस्ट दी और ऑर्डरिंग कॉस्ट वो कह रहा है कैलकुलेट करें। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट दी है। अच्छा, टोटल कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री, यानी कि ईओक्यू 2 पे डिवाइड करेंगे और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5250 आपकी टोटल कैरिंग कॉस्ट निकल आए। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का सेम फॉर्मूला होता है फिक्स ऑर्डरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। तो सबसे पहले हम एनुअल सेल्स हमारी 40,000 यूनिट्स की हैं, तो ईओक्यू 2500 का है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे निकलाएंगे 16। उसको फिक्स ऑर्डरिंग कास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कास्ट जो है 4000 आएगी। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपके एसीसी के सारे लेसन्स थे। अच्छा, ये उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले जो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।